तो आज हम देखेंगे अल्कोहल्स। अल्कोहल में सबसे पहले हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि अल्कोहल कौन कौन सी हैं, उनकी मेटाबॉलिज्म। फिर उसके बाद हम देखेंगे अल्कोहल की जो है इनमें ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथेनॉल, देन इथाइलिन ग्लाइकोल, देन आ जाती है मेथनॉल। ठीक है, तो अब हम इन्हें देखेंगे कि ये कैसे इनके इफ़ेक्ट्स होते हैं, फिर इसके बाद हम ड्रग्स को पढ़ेंगे। एथेनॉल या इथाइलिन ग्लाइकोल या मेथनॉल, इन्हें मेटाबोलाइज करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसे हम अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज इन तीनों पर एक्ट करता है। ठीक है, तो एथेनॉल में एंड पर ये जो है यहाँ पर ये एसिड एल्डिहाइड बना देता है, एसिड एल्डिहाइड, यहाँ पर ग्लाइको एल्डिहाइड, एंड मेथनॉल में फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्म एल्डिहाइड ये बना देता है। उसके बाद एक और एंजाइम है जिसे हम एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज कहते हैं। एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज इन पर एक्ट करेगा तो एसिटिक एसिड बनाएगा, यहाँ पर ग्लाइकोलिक एसिड बनाएगा, यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बनाएगा। ये ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सॉलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर इनके फर्दर इफेक्ट्स होंगे एसिटिक एसिड के, ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्सॉलिक एसिड और फॉर्मिक एसिड के, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके बाद जो इनकी मेटाबॉलिज्म है वो हम देखते हैं कि मेटाबोलाइज कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एथेनॉल को। ठीक है, एथेनॉल हमने ले लिया। अब इसकी मेटाबॉलिज्म होनी है, इसकी मेटाबॉलिज्म है कंसंट्रेशन डिपेंडेंट। अच्छा, अगर हमारे पास कंसंट्रेशन जो है 100 मिलीग्राम डेसीलीटर पर डेसीलीटर से कम है, मतलब 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से इसकी कंसंट्रेशन जो है वो कम है, लो है, तो इस पर जो एंजाइम एक्ट करेगा वो होगा अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया कि ये एसिटाल्डिहाइड बना देगा। ठीक है, अगर हमारे यहाँ इसकी कंसंट्रेशन 100 से ज़्यादा हो तो ये क्या करेगा, 100 से ज़्यादा अगर इसकी कंसंट्रेशन होगी तो हमारे पास एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है बॉडी में जिसे हम माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम कहते हैं। माइक्रोसोमल एथेनॉल ऑक्सीडाइजिंग सिस्टम कहते हैं। ये भी एसिटाल्डिहाइड बना देगा उस वक्त जब एथेनॉल की जो कंसंट्रेशन होगी बॉडी में वो 100 से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये उसके बाद हमने देखना है कि इनकी मेटाबॉलिज्म तो ये हुई, ये एन ए डी प्लस और NADPH पर डिपेंडेंट हैं ये दोनों एंजाइम्स। अच्छा, अब यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड इन दोनों ने बना दिया, एसिटाल्डिहाइड इन दोनों ने बना दिया। अब क्या होगा, ये एसिटाल्डिहाइड जो बना है ये फिर मेटाबोलाइज होगा एल्डिहाइड डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आगे जैसे मैंने आपको बताया एसिटिक एसिड में। अगर एथेनॉल होगा, अगर इथाइलिन ग्लाइकोल होगा तो ग्लाइकोलिक एसिड में, और अगर मेथनॉल होगा तो फॉर्मिक एसिड में। ये रही इनकी मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद इनके एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एथेनॉल आ जाते हैं, इसमें एक्यूट आ जाते हैं। एक्यूट में ये है कि अगर हमारे पास 60 to 80 मतलब मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी कंसंट्रेशन है तो ये ड्राइविंग इनएबिलिटी कॉज करेगी, ड्राइविंग इनएबिलिटी। ठीक है, इनएबिलिटी। और अगर इसकी कंसंट्रेशन 120 to 160 है तो इसे हम ग्रॉस ड्रंकननेस कहते हैं, ड्रंकननेस। ठीक है, तो इसे हम ग्रॉस ड्रंकननेस कहते हैं। अगर इसकी कंसंट्रेशन 300 से ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, कॉन्शियसनेस कम कर देगी, कोमा काज कर देगी, एनेस्थीसिया काज कर देगी। और अगर इसकी 500 से भी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये बहुत ही लीथल और फैटल है, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट इमरजेंसी ट्रीटमेंट होती है और ये इजीली कंट्रोलेबल नहीं होती। ठीक है, ये इसकी आगे एक्यूट फॉर्म, एक्यूट इसके इफेक्ट आ गए। उसके बाद हम क्रोनिक इफेक्ट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लीवर पर क्या इफेक्ट है। लीवर पर क्या होगा कि जब हमारे यहाँ एसिड एल्डिहाइड बनेगा, एसिड एल्डिहाइड, ठीक है, ये बन गया, एसिटाल्डिहाइड को मेटाबोलाइज करने के लिए कंजम्पशन जो है एंटीऑक्सीडेंट की कंजम्पशन इंक्रीज़ हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट की। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट की कंजम्पशन इंक्रीज़ होने से हमारे यहाँ रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ ज़्यादा बनना शुरू हो जाएंगी। जब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ जाएंगी तो जो हमारे हिपैटोसाइट हैं उनकी इन्फ्लेमेशन भी हो जाएगी और उनकी एपोप्टोसिस भी हो सकती है। तो जब ये एपोप्टोसिस हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी इनकी हिपैटोसाइट की, तो हमारे पास क्या होगा, सिरोसिस ऑफ लीवर एंड फैटी लीवर हो जाएगा। सिरोसिस या फिब्रोसिस भी हो जाएगी जिसे हम फैटी लीवर कहेंगे। ठीक है, ये चीज़ होगी कि एसिटाल्डिहाइड बना, उसकी मेटाबॉलिज्म में कंजम्पशन ऑफ एंटीऑक्सीडेंट हुई, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ बढ़ गई, उनके बढ़ने से इन्फ्लेमेशन एंड एपोप्टोसिस ऑफ हिपैटोसाइट हुई, सिरोटिक लीवर बन गया। उसके बाद CNS पर क्या इफेक्ट होगा, इसका CNS पर डोज डिपेंडेंट है, डोज डिपेंडेंट इफेक्ट है। ठीक है,
डिपेंडेंट इफेक्ट है। वो कैसे? इनिशियली अगर हम देखें तो इनिशियली ये स्टिमुलेट कर देती है सीएनएस को एथेनॉल, उसके बाद ये सीएनएस डिप्रेशन करा देती है जैसे जैसे इसकी डोज बढ़ती जाती है। दूसरी बात ये कि ये स्टिमुलेट करती है गाबा रिसेप्टर को एंड इनहिबिट कर देती है ग्लूटामेट रिसेप्टर्स को, ठीक है। तीसरी बात ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी काज करती है। और उसके बाद वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम काज करती है, वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। ये क्या होता है? ये उस वक्त होता है जब किसी भी पेशेंट में, अल्कोहलिक पेशेंट में, अगर उसमें थायामीन यानी विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाए और उसने एक्सेसिव एथेनॉल ले लिया हो तो उसके नतीजे में ये वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम डेवलप होता है। अच्छा, उसके बाद ये सीवीएस पर क्या इफेक्ट होगा? सीवीएस का ये होगा कि एसिटाल्डिहाइड बना, जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बना तो ये क्या करेगा? दो काम करेगा, या तो ये वेजोडाइलेशन करा देगा, वेजोडाइलेशन करा देगा, और दूसरा ये वेजो मोटर सेंटर को एक्टिवेट कर देगा जिससे मायोकार्डियल डिप्रेशन भी हो सकती है, ठीक है। सीवीएस पर ये इफेक्ट आएगा। जीआईटी में क्या होगा? इरिटेशन होगी, इरिटेशन, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग, उसके बाद ये गैस्ट्राइटिस एंड पैंक्रियाटाइटिस भी काज कर सकता है, इन्फ्लेमेशन भी काज कर सकता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा। उसके बाद किडनी की जो है डायूरेसिस हो जाएगी, डायूरेसिस करा देगी एथेनॉल। टेम्परेचर कम होगा तो स्वेटिंग इंक्रीज़ हो जाएगी। एंड देन लास्ट पर जो है लोकल इसका इफेक्ट है वो है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक इफेक्ट, ठीक है। ये चीज़ें कि लीवर पर अगर होगी तो फैटी लीवर, सीएनएस पर होगी डिप्रेस, सीएनएस को डिप्रेस कर देगी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, इन केस ऑफ थायमिन डेफिशिएंसी, एसिटाल्डिहाइड वेजोडाइलेशन वेजोमोटर सेंटर को एक्टिव कर देगा, मायोकार्डियल डिप्रेशन हो जाएगी। जीआईटी में इरिटेशन, ब्लीडिंग, इन्फ्लेमेशन, गैस्ट्राइटिस, पैंक्रियाटाइटिस, डिप्रेशन का काज कर देगी। रेस्पिरेटरी सिस्टम की टेम्परेचर फॉल होगा तो स्वेटिंग करेगी, डायूरेसिस करेगी एंड एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद इनका दूसरा इफेक्ट ये है कि अब हम इनमें देखते हैं कि ये जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं, हाँ, ये जो ड्रग्स हम यूज़ करते हैं इनमें वो कौन कौन सी? एक तो अल्कोहल विड्रॉल में कौन सी ड्रग यूज़ होती हैं, उसके बाद अल्कोहल डिपेंडेंस में कौन सी, उसके बाद टॉक्सिसिटीज़ में कौन सी। तो अल्कोहल विड्रॉल में दो ड्रग्स यूज़ होती हैं हमारे यहाँ, एक थायामीन है यानी विटामिन B1 है, दूसरी हमारे पास हैं सीडेटिव हिप्नोटिक्स। इन सीडेटिव हिप्नोटिक्स में हमारे यहाँ बेंजोडायज़ेपाइंस हैं और इन बेंजोडायज़ेपाइंस में हमारे यहाँ जो है वो है डायाज़ेपैम, ठीक है, डायाज़ेपैम, लॉन्गर एक्टिंग बेंजोडायज़ेपैम, ठीक है, ये यूज़ होती हैं। उसके बाद जो अल्कोहल डिपेंडेंस में यूज़ होती हैं ड्रग्स, उनका निमोनिक है डीएनए, ठीक है, डीएनए में फर्स्ट है डाइसल्फिराम फायरम, डाइसल्फायरम, देन है नलट्रेक्सोन एंड द लास्ट इज़ एकामोप्रोसेट, ठीक है। ये ड्रग्स आ जाएंगी डीएनए से, डाइसल्फिराम, नलट्रेक्सोन एंड एकामोप्रोसेट। और टॉक्सिसिटीज़ में एक तो हम एथेनॉल देते हैं, दूसरी एक ड्रग का नाम है वो हमारे यहाँ है फोमेपिजोल, ठीक है, ये ड्रग यूज़ होती है। अब आपने देख लिया कि हमारे यहाँ जो अल्कोहलिक विड्रॉल है वहाँ थायामीन, बेंजोडाइज़ेपिन, डायज़ेपम, और अगर डिपेंडेंस है तो डीएनए यूज़ होगी, डाइसल्फिराम, नलट्रेक्सोन, एकामोप्रोसेट, और अगर टॉक्सिसिटीज़ है तो एथेनॉल एंड फोमेपिजोल। और अब इनके मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देखेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में पहली बात यह है कि ये थायामीन जो है ये तो इंसेंशियल विटामिन है, ये बॉडी की ज़रूरत है। उसके बाद ये जो बेंजोडाइज़ेपाइंस हैं ये कैसे एक्ट करती है, ये हमने पीछे पढ़ा है कि ये गाबा रिसेप्टर गाबा ए के रिएक्ट करती हैं, ठीक है, एगोनिस्ट है उसकी। उसके बाद अल्कोहल डिपेंडेंस में डीएनए में डाइसल्फिराम जो है वो इनहिबिट कर देती है, जो हमारे पास बॉडी में होती है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, उसे इनहिबिट कर देती है, ठीक है। और उसके बाद नैलट्रेक्सोन जो है वो ओपियाइड एंटेगोनिस्ट है, ठीक है, ओपियाइड एंटेगोनिस्ट, जो कि हम ओपियाइड ड्रग जब पढ़ेंगे तो उनमें पढ़ेंगे। और जो एकामोप्रोसेट है वो एनएमडीए ब्लॉकर है, एनएमडीए ब्लॉकर है, और गाबा एगोनिस्ट है। एनएमडीए जो रिसेप्टर हैं वो इन्वॉल्व होते हैं ग्लूटामेट की रिलीज़ में, मतलब जो स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसको वो उसकी रिलीज़ को कम कर देगी, और जो गाबा इनहिबिटर है उसकी रिलीज़ को इंक्रीज़ कर देगी, उसके इफेक्ट को इंक्रीज़ कर देगी। उसके बाद जो एथेनॉल है ये मैथनॉल टॉक्सिसिटी में एक्यूट में यूज़ होती है। क्यों यूज़ होती है? क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैथनॉल। और जो फोमेपिजोल है वो इनहिबिट कर देती है जो हमारे यहाँ पर एंजाइम एक्ट करती थी, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस सेटअप पर एक्ट करती थी, ये उससे इनहिबिट कर देती है, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं, एक दो चीज़ें रहेंगी थी बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ये है कि ट्रीटमेंट ऑफ मैथनॉल पॉइजनिंग के क्या कैसे इसको करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम मेंटेन वाइटल्स, ठीक है, वाइटल्स को मेंटेन करेंगे। सेकंड नंबर पर हम एस्पायरेशन नमूनिया को प्रिवेंट करेंगे जो कि वोमिटिंग की वजह से होगी। थर्ड नंबर पर हम इसे आईवी डेक्सट्रोज देंगे,
और फोर्थ नंबर पर हम जो करेंगे वो है थायामीन देंगे, प्रॉम्प्टली थायामीन देंगे जितनी जल्दी हो सकेगा, क्योंकि अगर उसमें थायामीन की कमी हुई तो हमारे यहाँ जो मेजर ख़तरा हो सकता है वो ये है कि वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। और उसके बाद 5वें नंबर पर हम इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई पेशेंट आया है उसको पॉइजनिंग हो गया मेथनॉल से तो वाइटल्स एबीसी मेंटेन करेंगे, उसके बाद एस्पिरेशन निमोनिया को प्रिवेंट करेंगे, उसके बाद आईवी डेक्सट्रोज देंगे, उसके बाद थायामीन देंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोलाइट, ये चीज़ें लाजमी देंगे। उसके बाद फीटल अल्कोहल सिंड्रोम, अगर मदर जो है वो अल्कोहलिक है तो फीटस में जो है ट्राटोजेनिक इफेक्ट जाएंगे, तो इसमें इसका एक निमोनिक है अल्कोहल इन मग, अल्कोहल इन मग, ठीक है। तो ये कैसे होगा, इस एम से क्या होगा, एम से होगा माइक्रोसिफेली एंड मेंटल रिटार्डेशन। यू से क्या होगा, अंडर डेवलप्ड मिड फेस एंड जो हमारे यहाँ ये जी है इससे क्या होगा, ग्रोथ डेफिशिएंसीज। तो अल्कोहल इन मग, एम से माइक्रोसिफेली एंड मेंटल रिटार्डेशन, यू से अंडर डेवलप्ड मिड फेस एंड जी से ग्रोथ डेफिशिएंसीज। उसके बाद एक और ऐसी क्यों इंपॉर्टेंट है वो है वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर कोई भी ड्रग अब्यूज़ हुआ है और पेशेंट में जो है थायामीन की कमी है, ठीक है, थायामीन की कमी है, थायामीन कम है, तो उसमें एक डिजीज़ डिसऑर्डर पैदा हो जाता है जिसे हम वर्निक कोर्सैकॉफ सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। उसमें उसकी जो सिम्टम्स हैं वो है कैप, ठीक है। कैप में क्या होगा कि सी से हमारे पास होगा कन्फ्यूजन, ए से होगा एटाक्सिया एंड पी से होगा पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। सी से कन्फ्यूजन, ए से एटाक्सिया, पैरालिसिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्यूलर मसल्स, ठीक है। तो इसमें हम जो देखेंगे सबसे पहले हम इंट्रावीनस इसमें थायामीन देंगे ताकि इसको हम रिवर्सिबल बना सकें। खुदा न खास्ता अगर ये बहुत ज़्यादा क्योंकि ये डेंजरस है, अगर थायमीन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो गई तो परमानेंट मेमोरी लॉस हो जाता है, उसको हम कोर्सैकॉफ साइकोसिस कहते हैं, ठीक है। ये 3 मेन पॉइंट्स हैं।